औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास हम स्केलर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। वो हमने पढ़ा था कि अगर टू वेक्टर्स का मल्टीपल आता है स्केलर आंसर तो उसे हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो है वेक्टर प्रोडक्ट का। वेक्टर प्रोडक्ट की सबसे पहले तो हम लिखेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होगी कि अगर दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट आता है एक वेक्टर क्वांटिटी, मींस हम वेक्टर को ये समझाने के लिए लिख रही हूँ ऐसे ही कि अगर वेक्टर को हम वेक्टर से मल्टीप्लाई करें और आंसर भी आए एक वेक्टर क्वांटिटी तो हम इसे क्या कहेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट भी है। ठीक है, दोनों नामों से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा जी, डेफिनेशन फिर इसकी क्या होगी। इफ़, यहाँ इसे क्लियर है कि इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्ट्स इन अ वेक्टर क्वांटिटी देन द प्रोडक्ट इज़ नोन एज वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा जी, डेफिनेशन के बाद हम क्या लिखेंगे, इसकी रिप्रेजेंटेशन, कि हम इसको शो कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ क्रॉस बिटवीन द two vectors. Suppose we have two vectors a and b, then it is represented by putting a cross between the two vectors. अच्छा, इस क्रॉस का आंसर क्या होगा, क्रॉस इज इक्वल आता है आपके पास ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब ये एन यूनिट वेक्टर क्यों आता है और ये ए बी साइन थीटा, इसमें क्या है हम देख लेते हैं। ये जो ए बी साइन थीटा है, ए बी साइन थीटा, इसमें हमारे पास है मैग्नीट्यूड। ठीक है, ए बी साइन थीटा इज़ द मैग्नीट्यूड और इस पूरे को हम कहेंगे मैग्नीट्यूड। ठीक है, और एन क्या है इसमें, एन है हमारे पास यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब ये यूनिट वेक्टर जो है होता क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अबाउट द डायरेक्शन ऑफ एन। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ एन, और एन क्या है, यूनिट वेक्टर है। सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, रिप्रेजेंटेशन देंगे, जैसे मैंने वर्डिंग में बताया आप लिखेंगे, उसके बाद इसको ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देंगे आप। देन है डायरेक्शन ऑफ एन यूनिट वेक्टर। अच्छा, एन की डायरेक्शन हम फाइंड करते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, क्या यूज़ करते हैं हम, राइट हैंड रूल। अब ये राइट हैंड रूल क्या है ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, समझाती हूँ इसमें। अच्छा, राइट हैंड रूल क्या कहते हैं कि आप दोनों वेक्टर्स, सपोज आपके पास एक वेक्टर ए गिवन है, एक वेक्टर आपके पास बी गिवन है, वो कहता है कि दोनों वेक्टर्स की टेल्स को ज्वाइन कर दो। सपोज मैंने ये वेक्टर ए ले लिया और ये वेक्टर बी ले लिया, दोनों वेक्टर्स की टेल को मैंने क्या किया, ज्वाइन किया। इसके बाद राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। ठीक है, अब रोटेट कैसे करना है, चलो इसे पहले ए का नाम दे दो और इसे बी का नाम दे दो, क्योंकि हमने ए क्रॉस बी लेना है ना अभी। अच्छा, अब क्या करेंगे, हम ए को बी की डायरेक्शन में रोटेट करेंगे थ्रू सम स्मॉलर एंगल, छोटे से छोटे एंगल में। सपोज वो एंगल है हमारे पास थीटा। अब रोटेट कैसे करना है, रोटेट तो हमने कर दिया, एन की डायरेक्शन हमें कैसे पता चलेगी। रोटेट करने के लिए क्या करो, अपना राइट हैंड यूज़ करो। राइट हैंड को कैसे यूज़ करेंगे आप कि ये आपके पास वेक्टर ए है, ए की डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को लें आप। ठीक है, ए की डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को कर्ल करें, ए से लेकर बी की तरफ कर्ल करके इसको बंद कर लें। उसके बाद अपने थंब को इरेक्ट करें, यानी सीधा करें। जब आप थंब को सीधा करेंगे, वो सीधा थंब आपको बताएगा एन की डायरेक्शन। यानी अभी थंब ऊपर आ रहा था, जब हमने ए से बी की तरफ रोटेट किया, थंब को सीधा किया तो थंब ऊपर आ रहा था, यानी ये होगी हमारे पास किसकी डायरेक्शन, एन यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा, ये एन यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन आती कैसे है, एन यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन जो है याद रखना हमेशा इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन। जिस प्लेन में, प्लेन्स आपको समझाए में एक्स वाई वाई जी, ठीक है, सारे प्लेन्स, इट इज़ ऑलवेज डायरेक्शन ऑफ एन। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि हमेशा डायरेक्शन ऑफ एन जो है वो कैसे आती है, डायरेक्शन ऑफ एन इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन। किस प्लेन में, जिसमें ए और बी लाई करते हैं, प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। एन की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करनी है, राइट हैंड रूल से। और राइट हैंड रूल हमें क्या कहता है कि आप
क्या करो, फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ जाओ, फर्स्ट वेक्टर को रोटेट करो सेकंड वेक्टर में। वो रोटेट कैसे करोगे, अपने फिंगर्स के ज़रिए, फिंगर्स से उसको रोटेट करो। जब आप रोटेट करोगे तो थंब को सीधा रखना। अगर इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हो तो थंब ऊपर आएगा, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हो तो थंब क्या आएगा, नीचे। तो फिर एन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नीचे। यानी यहाँ से अगर मैं बी क्रॉस ए, अगर मैंने ए क्रॉस बी फाइंड किया था, ठीक है, ए से बी की तरफ, तो एन की डायरेक्शन आई थी ऊपर, तो आंसर था ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। अगर मैं इसी का ऑपोजिट कर दूं, ठीक है, यानी बी क्रॉस ए निकाल लूं, अगर मैं बी से ए की तरफ आऊंगी तो मेरा हाथ भी उल्टा हो जाएगा, थंब भी नीचे की तरफ आएगा, तब एन की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। यानी पहले एन ऊपर था, और अगर मैं यहाँ पे देखें, ये मेरे पास था वेक्टर ए और ये था वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड बी। बी से ए की तरफ आऊँगी, फिंगर्स को रोटेट करूँगी तो एन मेरा कहाँ चला जाएगा, नीचे, ठीक है, एन यूनिट वेक्टर। तो इसका मतलब कि अब एन नीचे, पहले एन ऊपर था, अब एन नीचे ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस क्या आंसर आएगा, माइनस ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। यानी यहाँ से हमें पता चल जाता है कि क्या पता चलता है कि ए क्रॉस बी जो है वो बराबर होता है माइनस बी क्रॉस ए के। यानी अगर हम डायरेक्शन वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट में ऑपोजिट कर दें डायरेक्शन को तो नेगेटिव का साइन आ जाता है। अच्छा जी, ये तो हो गया डायरेक्शन ऑफ एन और राइट हैंड रूल। अब राइट हैंड रूल को प्रॉपर आप कैसे डिफाइन करेंगे, वो यहाँ पे आपकी बुक में डेफिनेशन भी लिखी हुई है, यहाँ से कि रोटेट द फर्स्ट वेक्टर, ठीक है, into B through the smaller of the two possible angles and curl the fingers of right hand rule in the direction of rotation keeping the thumb erect। thumb को सीधा रखना है। The direction of the product vector will be along the erect thumb। यहाँ पे दिखाया भी हुआ आपको कि फिंगर्स को आप कर्ल करो, सीधा थंब होगा वो एन की डायरेक्शन बताएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में करो तो एन की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, नीचे की तरफ। इसके बाद हम आते हैं टुवर्ड्स सम एग्जाम्पल्स। जैसे हमने क्रॉस स्केलर प्रोडक्ट किया था, इसी तरह हम वेक्टर प्रोडक्ट भी करेंगे। एग्जांपल्स में फर्स्ट एग्जांपल आपके पास आती है टॉर्क की। टॉर्क जो है वो टॉ, ठीक है, टॉर्क इसके बराबर होता है आर क्रॉस एफ। इसमें आर क्या है, हमारे पास है पोजीशन वेक्टर, रेडियस नहीं है, आर पोजीशन वेक्टर है, ये टॉर्क भी वेक्टर ही है, इसलिए यहाँ पे वेक्टर का साइन आएगा। आर एफ फोर्स है, आर क्या है, पोजीशन वेक्टर। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं हम ले लेते हैं एंगुलर मोमेंटम की। एंगुलर मोमेंटम को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एल भी इक्वल होता है आर क्रॉस पी के, जिसमें आर पोजीशन वेक्टर है, पी क्या है, लीनियर मोमेंटम। इसके अलावा हम एग्जांपल देखते हैं लीनियर वेलोसिटी की, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू आर क्रॉस ओमेगा, ठीक है। ओमेगा इसमें एंगुलर वेलोसिटी है और आर इसमें है मोमेंट आर्म। इसी तरह हम लीनियर एक्सेलरेशन जो है उसकी एग्जांपल भी ले लेते हैं, वो भी क्रॉस प्रोडक्ट है, किसका, क्रॉस प्रोडक्ट है मोमेंट आर्म आर का और साथ में एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा का, ठीक है। ये क्रॉस प्रोडक्ट की कुछ एग्जांपल्स हैं। टॉर्क है आपके पास और एंगुलर मोमेंटम है, लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर एक्सेलरेशन है, ये पैरामीटर्स भी मैंने आपको बता दिए। इतनी एग्जांपल्स काफ़ी हैं। नाउ कम टूवर्ड्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहले तो हमने जैसे स्केलर प्रोडक्ट में पढ़ा था कि स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, उसी तरह हम फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कौन सी, कम्यूटेटिव लॉ की, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि इसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, ए क्रॉस बी बराबर होता है माइनस बी क्रॉस ए के। इस वजह से कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड इन स्केलर प्रोडक्ट, इसमें होल्ड नहीं करता। जैसे हमने वेक्टर प्रोडक्ट में अगला निकाला था कि व्हेन ए जो है वो परपेंडिकुलर होगा बी के, जब वेक्टर ए बी के परपेंडिकुलर हो तो थीटा आपको पता है क्या होगा, थीटा होगा 90 और साइन 90 क्या होता है, साइन 90 होता है 1, ठीक है। इस केस में हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट का आंसर क्या आएगा, वेक्टर प्रोडक्ट होगा जी ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा और साथ आता है एन यूनिट वेक्टर। साइन थीटा तो हो गया 1, ए बी 1 इंटू एन यूनिट वेक्टर, तो ए क्रॉस बी किसके इक्वल आ गया, ए बी एन यूनिट वेक्टर, ठीक है।
दैट इज़ द आंसर ऑफ व्हेन द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छा, दोनों परपेंडिकुलर्स का हमने निकाल लिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ए क्रॉस बी हैज़ द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी जो है, जब दोनों ए और बी परपेंडिकुलर होंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आएगा। किस प्लेन में? एन हमें ये भी बता रहा है कि इन द प्लेन, हमने इसकी डायरेक्शन पढ़ी है, विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, इन विच ए एंड बी आर लाइंग। उसके बाद जी हम इसकी बात कर लेते हैं यूनिट वेक्टर्स के केस में। इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स के केस में क्या होगा? यूनिट वेक्टर्स कौन कौन से होते हैं? आई है, जे है और के है। आपको पता है सारे वेक्टर्स भी, यूनिट वेक्टर्स भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही होते हैं। तो आई क्रॉस जे, जब ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो इनका आंसर भी क्या आएगा? 90। यानी आई और जे दोनों 1 1 हो गए। ठीक है, यूनिट वेक्टर तो 1 ही होता है, साथ में साइन आ गया 90 और साथ में आ गया एन यूनिट वेक्टर। तो इसका आंसर ये एन जो है, आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर है इन दोनों के, तो ए और बी के परपेंडिकुलर होता है ना एन। तो यहाँ पे ए और बी आई और जे हैं, तो इनका आई जे का परपेंडिकुलर क्या होता है? के, क्योंकि तीनों वेक्टर्स आपको पता है आई जे के एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। तो एन यहाँ पे हो गया के, 1 का आंसर 1 आ गया, साथ में हमारे पास क्या आ गया? एन क्या आ गया? के यूनिट वेक्टर। तो आई क्रॉस जे का आंसर क्या आता है? के। इसी तरह नेक्स्ट हम निकाल लेंगे जे क्रॉस के। जे क्रॉस क्या होगा? 1 क्रॉस 1, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो साइन हो जाएगा 90 और साइन 90 तो 1, और यहाँ पे इनका परपेंडिकुलर क्या होगा? आई यूनिट वेक्टर। तो जे क्रॉस के का आंसर क्या आ गया? आई यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसी तरह आप निकाल लो किसका? के क्रॉस आई। ठीक है, के क्रॉस आई निकालोगे आई, इसी तरह ऑर्डर लेकर चलते हैं ना। मैंने आपको समझाया हुआ है कि आई जे और के सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन याद रख लो। आई का जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, जे का के का आई के साथ। ऑपोजिट चलोगे तो आंसर्स में नेगेटिव साइन आ जाएगा। अच्छा जी, के क्रॉस आई क्या होगा? के और आई तो हो गए 1, साइन हो गया 90, इनका परपेंडिकुलर एन जो होगा वो क्या होगा? जे यूनिट वेक्टर। तो के क्रॉस आई का आंसर भी क्या आ गया? जे यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये तो हो गई डायरेक्शन हमारे पास जब एंटी क्लॉकवाइज थी। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा हम बता देते हैं कि इन ऑपोजिट डायरेक्शन में सारा कुछ क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जे क्रॉस आई जो है वो, जे अगर हम उल्टा चलें यहाँ से यूँ, ठीक है, ये वाला जे से आई की तरफ चलें, जे से आई से के से जे। ठीक है, अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो आंसर्स वही होंगे, लेकिन साथ में क्या आ जाएगा? नेगेटिव का साइन। के क्रॉस जे अगर हम लेकर चलेंगे तो माइनस आई आ जाएगा, और अगर हम आई से चलें वापस कहाँ पर? के की तरफ, तो आई क्रॉस के, ठीक है, क्या आ जाएगा? माइनस जे। ये हो गया हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में। नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी वो क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी हमने फर्स्ट भी पढ़ ली, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। सेकंड परपेंडिकुलर निकाले, और थर्ड हम निकाल रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स। अच्छा जी, व्हेन थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि वन ए इज़ पैरेलल टू बी। अब ए जो है वो बी के पैरेलल होगा। पैरेलल में मैंने आपको बताया था 2 एंगल्स हो सकते हैं। ठीक है, देन पैरेलल सेम डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, सेम में थीटा 0 होगा, और ऑपोजिट भी हो सकते हैं, ऑपोजिट में एंगल 180 होगा। ठीक है, थीटा या तो 0 हो सकता है या 180 हो सकता है। और हमें ये भी पता है कि साइन ऑफ 0 और साइन ऑफ 180 सबका आंसर क्या होता है? 0। साइन 0 और साइन 180 दोनों का आंसर 0 होता है। इस वजह से हमारे पास ए क्रॉस बी जो है वो ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, यानी साइन तो इसमें 0 हो गया, तो आंसर क्या आता है? ए क्रॉस बी का 0। कब? जब ए और बी एक दूसरे के क्या हैं? पैरेलल हैं। पैरेलल सेम डायरेक्शन में भी हो सकते हैं और ऑपोजिट में भी। 0 का मतलब क्या है? क्या आंसर आ रहा है? 0 का मतलब है आंसर आ रहा है नल वेक्टर। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी भी होगी। नाउ कम टुवर्ड्स द फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी आपके पास कौन सी है कि सेल्फ प्रोडक्ट हमने निकाला था।
उसमें स्केलर प्रोडक्ट में, यहाँ पे क्रॉस में भी हम निकाल लेते हैं डॉट प्रोडक्ट, सॉरी इसमें पहले हम लोग पैरेलल में भी देख लेते हैं सीन इसका, पैरेलल वेक्टर्स में भी यूनिट वेक्टर्स का सीन देख लेते हैं, ठीक है। तो इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स, अच्छा जी, यूनिट वेक्टर्स में पैरेलल का सीन क्या होगा, वो ये होगा कि आपको पता है पैरेलल वेक्टर्स जो हैं वो सेम होते हैं, एक वेक्टर अपने ही वेक्टर के क्या होता है, पैरेलल। अच्छा, पैरेलल वेक्टर्स जो हैं जैसे कि आई जो है वो अपने ही वेक्टर की, अगर इसको वैसे हम फोर्थ प्रॉपर्टी में ही कंसीडर कर लें तो ठीक है, इसे यहाँ पे स्किप करें, हम पहले फोर्थ प्रॉपर्टी ही स्टार्ट करते हैं। वो फोर्थ प्रॉपर्टी आपके पास क्या है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इक्वल वेक्टर्स या पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है, या सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट, इसे भी हम सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। तो सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट में या इक्वल वेक्टर्स में ए जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, बी के, यानी ए क्रॉस बी को हम जब ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर लिखते हैं तो बी की जगह पे भी क्या आ जाएगा, ए क्रॉस ए इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। आपको पता है दो वेक्टर्स आपस में सेम वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल ही होते हैं, तो यहाँ पे भी थीटा क्या हो जाएगा, ज़ीरो। जब यहाँ पे भी थीटा ज़ीरो होगा तो साइन ज़ीरो क्या हो जाएगा, साइन ज़ीरो फिर हो जाएगा ज़ीरो, क्योंकि ए जो है वो हमेशा अपने ही वेक्टर के पैरेलल होता है। ये हमने पढ़ा हुआ है कि एक वेक्टर अपने ही वेक्टर के पैरेलल ही हो सकता है। तो एक रो से ए का आंसर क्या आ गया, ज़ीरो, यानी यहाँ पे भी सेल्फ प्रोडक्ट कह लो, ठीक है, या फिर प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स कह लो या सेल्फ प्रोडक्ट कह लो, ठीक है, उसका आंसर भी ज़ीरो आता है। ज़ीरो का मतलब क्या है कि आंसर क्या आता है इसका भी, नल वेक्टर, ठीक है। अब ये जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला है किसका, इक्वल या पैरेलल वेक्टर्स का या सेल्फ प्रोडक्ट, इसको भी देख लेते हैं इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स के केस में क्या होगा कि आई का हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे आई के साथ, जे का हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे जे के साथ, के का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ, के के साथ। अब आई का आई के साथ एंगल ज़ीरो है, जे का जे के साथ ज़ीरो, के का के साथ ज़ीरो है, यहाँ पे भी साइन ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा, तो आंसर्स क्या आएंगे, ज़ीरो ही आएंगे। तो इट मीन्स आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के का आंसर भी क्या होता है, ज़ीरो। अच्छा जी, इसके बाद आ जाएं टूवर्ड्स द फिफ्थ प्रॉपर्टी, ठीक है, जैसे हमने लास्ट टाइम निकाला था इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है, यहाँ पे भी हम क्या निकालेंगे, इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अच्छा जी, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के केस में क्या होगा, ए है वेक्टर, उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये हो गए ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इसी तरह बी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, बी इज इक्वल्स टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ये हो गए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इनका हमने क्या निकालना है, ए क्रॉस बी, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे ए के वेक्टर सॉरी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप क्रॉस, साथ में क्या आएगा, बी के बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप और प्लस बी जेड के कैप, ये हो गए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, लिख लिए हमने क्रॉस में। अब क्या करेंगे, ए एक्स पकड़ेंगे, तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ए वाई पकड़ेंगे, तीनों से, ए जेड पकड़ेंगे, तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, सेपरेट सेपरेट मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ए क्रॉस बी यहाँ पे हमारा चल रहा है लेफ्ट साइड पे। सबसे पहले हमने क्या करना था, ए का आई कंपोनेंट लेना था, बी के तीनों से मल्टीप्लाई करना है, ए का जे कंपोनेंट लेना है, बी के तीनों कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करना है, प्लस ए का जेड कंपोनेंट लेना है और बी के तीनों कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करना है। तीनों कंपोनेंट्स क्या हैं, ए बी एक्स बी वाई और बी जेड, और यहाँ पे भी बी एक्स बी वाई और बी जेड के कैप जे कैप आई कैप, और यहाँ पे भी बी एक्स बी वाई और बी जेड, साथ में इनके यूनिट वेक्टर्स जे कैप और आई कैप। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में हमें ए एक्स को तीनों से बारी बारी मल्टीप्लाई करना है।
ए वाई को भी खोल के मल्टीप्लाई करना है, ए जेड को भी, तो वो भी हम लिख लेते हैं। नेक्स्ट में ए एक्स को पहले करते हैं। ए एक्स बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट में यूनिट वेक्टर्स क्या आएंगे, आई क्रॉस आई, क्योंकि हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं। फिर ए एक्स किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, बी वाई के साथ, और साथ में आई क्रॉस जे आ जाएगा, आई क्रॉस जे। और फिर ए एक्स मल्टीप्लाई होगा बी जेड के साथ, और ब्रैकेट में क्या आएगा, आई क्रॉस के, प्लस ए एक्स मल्टीप्लाई होगा बी जेड के साथ, ब्रैकेट में आएगा आई क्रॉस के। इसी तरह हम ए वाई को लेकर शुरू होंगे। ए वाई, ठीक है, वो मल्टीप्लाई होगा बी एक्स से, फिर बी वाई से, फिर बी जेड से। जब ए वाई बी एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो साथ में क्या आएगा, जे और आई, ठीक है, जे क्रॉस आई। इसी तरह ए वाई ने मल्टीप्लाई होना है अगली बार बी वाई के साथ, और ब्रैकेट में क्या आएगा, जे क्रॉस जे, और साथ में ए वाई ने मल्टीप्लाई होना है बी जेड के साथ, और साथ में ब्रैकेट में आएगा जे क्रॉस के। फिर आ जाए तीसरे कंपोनेंट की तरफ, ए जेड की तरफ। जब ए जेड को करेंगे प्लस, ए जेड ने भी बी एक्स के साथ, बी वाई के साथ, बी जेड के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई होना है। ए जेड एक बार बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, जेड का कंपोनेंट के है और ये आई है, तो के क्रॉस आई, प्लस ए जेड ने दूसरी बार मल्टीप्लाई होना है बी वाई के साथ, तो क्या आ जाएगा, के क्रॉस जे। फिर ए जेड ने मल्टीप्लाई होना है बी जेड के साथ, और यूनिट वेक्टर्स क्या आएंगे, के, ए जेड बी जेड, और यूनिट वेक्टर्स क्या आ जाएंगे, के क्रॉस के। अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, कौन सी प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ी है कि हमारे पास जो हमने अभी पढ़ा था कि एज, ठीक है, हमें पता है कि आई क्रॉस आई, ठीक है, और जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, ये इनका सेल्फ प्रोडक्ट क्या आता है, क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो आता है, ठीक है, ये भी हमने पढ़ा है। साथ में हमने ये भी पढ़ा कि आई क्रॉस जे जो है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है आपस में, इनका आंसर, इनका परपेंडिकुलर वेक्टर के आएगा, ठीक है, और जे क्रॉस के, इसका आंसर हमने भी पढ़ा था कि आई आता है। के क्रॉस आई का आंसर हमने पढ़ा था क्या आता है, जे यूनिट वेक्टर। इसके साथ इसके नेगेटिव भी लिख लें। जब इसके नेगेटिव लिखेंगे तो जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा आपके पास, सॉरी, जब इसके नेगेटिव लिखेंगे तो जे क्रॉस आई जो है वो माइनस के हो जाएगा, और यहाँ पे के क्रॉस जे जब अपोजिट कर देंगे तो माइनस आई हो जाएगा, और आई क्रॉस के करेंगे तो इसका आंसर माइनस जे आ जाएगा। रिप्रेजेंटेशन नहीं याद रहती तो वही सर्कुलर जो मैंने आपको याद करवाई हुई है, आई जे और के, ठीक है, इसको एक बार इस डायरेक्शन में चला के देख लो तो ये पॉजिटिव आंसर्स, एक बार नेगेटिव, सॉरी इस डायरेक्शन में चला के देख लो तो ये वाले नेगेटिव आंसर्स, ठीक है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। यहाँ इस डायरेक्शन में आओगे सीधा सीधा तो पॉजिटिव आंसर्स, इधर आओगे तो नेगेटिव। ये हम अभी पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि आंसर्स आते हैं। इनको अप्लाई करो अपनी इस इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ को क्या करो, पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 में वैल्यूज़ पुट करोगे तो आपको पता है सेम वाली तो ज़ीरो हो जाएंगी, यानी ये पहली आई क्रॉस आई वाली, फिर यहाँ पे दूसरी जे क्रॉस जे, और ये के क्रॉस के, ये तो ज़ीरो हो गई, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो कि आई क्रॉस जे का आंसर क्या आएगा, के, यहाँ पे ए आई क्रॉस के का आंसर यहाँ पे क्या आएगा, आई क्रॉस के माइनस जे आएगा। अगली बार जे क्रॉस आई का आंसर देखो माइनस के, फिर ये तो ज़ीरो हो गया था, जे क्रॉस के का आंसर देखो, जे क्रॉस के कहाँ है, उसका आंसर पॉजिटिव आई। फिर देखो के क्रॉस आई, उसका आंसर क्या होगा, के क्रॉस आई का पॉजिटिव जे, और के क्रॉस जे जो है उसका आंसर के क्रॉस जे का माइनस आई। ये वाले आंसर्स इस इक्वेशन में पुट करो तो आपके पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, ए एक्स बी वाई, उसके साथ आएगा के यूनिट वेक्टर, ठीक है, प्लस ए एक्स बी जेड, उसके साथ आएगा माइनस जे यूनिट वेक्टर, फिर प्लस ए वाई बी एक्स, उसके साथ आएगा माइनस के, ये मैं बारी बारी लिख रही हूँ, ठीक है, फिर प्लस ए वाई बी जेड, उसके साथ आएगा आई यूनिट वेक्टर, फिर प्लस ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स, उसके साथ आएगा जी जे यूनिट वेक्टर, फिर प्लस ए जेड बी वाई, उसके साथ आएगा माइनस आई यूनिट वेक्टर।
बेटा इसको रट्टा नहीं लग सकता, या आपको ऐसे ही वैल्यूज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी, ठीक है। यहाँ पे देखो दो दो वैल्यूज़ आ रही हैं, के के साथ प्लस भी आ रही है माइनस भी आ रही है, जे के साथ प्लस भी है माइनस भी है, आई की भी प्लस और माइनस की है। तो हम इन वैल्यूज़ को क्या करते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। कंबाइन क्या करते हैं, यानी इनमें से ये के कॉमन ले लेते हैं, आई कॉमन ले लेते हैं और जे कॉमन ले लेते हैं। जब आई, सबसे पहले तो आई लेंगे तो क्या बचेगा, ए वाई बी जेड, माइनस में, ये माइनस है ना, तो माइनस में बचेगा ए जेड बी वाई आई यूनिट वेक्टर। आई को हमने कॉमन ले लिया। अब जे को कॉमन लो, जब जे को कॉमन लोगे तो जे की पॉजिटिव टर्म पहले आएगी, यानी ए जेड बी एक्स, और नेगेटिव बाद में आएगी माइनस ए एक्स बी जेड, ठीक है। प्लस आगे किसको कॉमन लेना है, के को, के की भी पॉजिटिव टर्म पहले आएगी, ये पॉजिटिव है, ठीक है, और ये नेगेटिव है। पॉजिटिव क्या है, ए एक्स बी वाई माइनस, और नेगेटिव क्या है, ए वाई बी एक्स। तो ये फाइनल आंसर आता है आपके पास ए क्रॉस बी का, ठीक है। ये है आपका क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। यहाँ पे गौर करो कि आई वाले टर्म में ए एक्स नहीं आ रहा, जे वाले टर्म में ए वाई नहीं आ रहा, और के वाले टर्म में ए जेड नहीं आ रहा, ठीक है। ये आपका आंसर चेक करने का तरीका हो सकता है, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आपने बता देना है कि इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज ए क्रॉस बी, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। कैसे, डिटर्मिनेंट में आपको पता है 3 यूनिट वेक्टर्स आई जे के लिखते हैं। पहले ए के कंपोनेंट आ जाएंगे, ए एक्स, ठीक है, ए वाई ए जेड, फिर बी के कंपोनेंट्स आएंगे, बी एक्स, आई के नीचे बी एक्स, जे के नीचे बी वाई, और के नीचे क्या आ जाएगा, बी जेड। इसको भी अगर डिटर्मिनेंट खोलने का तरीका आपने फर्स्ट ईयर में सीखना है, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट खोलना आपको आ जाए तो आप ये भी रख के, ये वाले स्टेप्स अगर ना करें तो डिटर्मिनेंट खोल कर भी कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको डिटर्मिनेंट की रिप्रेजेंटेशन तो नहीं सिखा रही, ठीक है। उसके बाद आ जाए सिक्स्थ प्रॉपर्टी की तरफ। सिक्स्थ प्रॉपर्टी आपकी क्या है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी ये है कि मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड इसकी सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, अगर हम निकालें तो क्या आती है, इज इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। क्या आती है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्या पैरेललोग्राम होती क्या है, ये ऐसी ट्राइंगल है, ठीक है, या ऐसी शेप है, ट्राइंगल तो नहीं कहेंगे, ये एक ऐसी शेप है जिसमें ऑपोजिट साइड्स की लेंथ जो है वो इक्वल होती है। अगर हम इसको बढ़ाएं इस तरफ, ठीक है, और इसको बढ़ाएं हम इस तरफ, तो ये देखो, ये जितना ए होगा इतनी ये साइड होगी, जितनी बी होगी उतनी वाली ये वाली साइड होगी। तो ऑपोजिट साइड्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो अगर हम ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड निकालें तो वो इस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर आती है। बस आपने इसको एज इट इज़ ऐसे ही याद करना है। अच्छा जी, वेक्टर प्रोडक्ट इसके साथ वाइंड अप हुआ। 1 मिनट में समराइज़ कर देती हूँ कि वेक्टर प्रोडक्ट में हमने पढ़ा क्या है। वेक्टर प्रोडक्ट में हमने देखा था कि होता क्या वेक्टर प्रोडक्ट, डेफिनेशन देखी, अगर दो वेक्टर्स का रिजल्ट भी वेक्टर आए तो उसे हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। रिप्रेजेंटेशन देखी, दो वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस लगा दें, आंसर ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर आता है। ये पूरी इसकी मैग्नीट्यूड है, ये यूनिट वेक्टर है। अब वेक्टर आ गया तो इसकी डायरेक्शन तो बतानी पड़ेगी। डायरेक्शन कैसे हम बताते हैं, यूजिंग राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या कहता है कि दोनों वेक्टर्स की टेल्स को, जो दो वेक्टर्स दिए हुए हैं उनकी टेल्स को कंबाइन कर लो, ठीक है, फिर फिंगर्स को रोटेट करो ए से बी की तरफ, थंब को सीधा रखो तो एन की डायरेक्शन आएगी। अगर ऑपोजिट रोटेट करोगे थंब नीचे चला जाएगा, ठीक है। डेफिनेशन इसकी बुक में लिखी हुई है, वहाँ से याद कर लीजिएगा। एग्जांपल्स हमने देखें, टॉर्क है, एंगुलर मोमेंटम है, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन है, ये सारे क्रॉस प्रोडक्ट्स हैं और आंसर इनके वेक्टर्स आ रहे हैं, ये सारे वेक्टर्स हैं। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स देखी हमने क्रॉस प्रोडक्ट की, सीपी ये क्रॉस प्रोडक्ट लिखा हुआ मैंने। कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, ठीक है। परपेंडिकुलर वेक्टर्स का निकालें तो वो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आती है। यूनिट वेक्टर्स का भी हमने देख लिया कि परपेंडिकुलर होते हैं तो उसका आंसर थर्ड परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा, ठीक है।
और फिर ऑपोजिट डायरेक्शन हमने देख ली कि उसमें नेगेटिव साइन हो जाते हैं, और यही प्रॉपर्टी हम फिफ्थ प्रॉपर्टी में यूज़ करते हैं। फिर पैरेलल का निकालते हैं तो नल वेक्टर आता है। फिर हमने क्या करना है, उसके बाद हमने निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल वेक्टर्स का। इक्वल कर लो या सेल्फ प्रोडक्ट कर लो, वो भी नल वेक्टर आता है, ठीक है। उसी से हमने देखा यूनिट वेक्टर्स का क्या केस होगा, वो भी फिर आपस में, क्योंकि क्रॉस है तो 90 0 का एंगल होगा तो साइन 0 0 ही होता है, तो वो भी 0 आ गया। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फिर हमने देखे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हमने क्रॉस प्रोडक्ट में मल्टीप्लिकेशन को सीधा किया, उसके बाद हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी थी यूनिट वेक्टर्स की, तो वो हमने जो पढ़ी हैं पीछे प्रॉपर्टीज़ में, इसी की प्रॉपर्टीज़ में वो यूज़ की और फाइनल आंसर निकाला, जिसे हम लोग डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और सिक्स्थ प्रॉपर्टी द लास्ट वन हमने पढ़ी कि A क्रॉस B की मैग्नीट्यूड निकालो तो वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर होती है। दैट इज़ ऑल अबाउट द क्रॉस प्रोडक्ट। थैंक यू बेटा।